ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये पढ़ रहे थे हम। ठीक है, ये शॉर्ट नोट्स वाली वो बुक है जो अपन ने तैयार करी है। इसमें ये जो चीजें हैं ये आप एक बार के लिए रीड कर लेना फिर से। फ्रेडरिक सोर्यू करके 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट हुआ था। उसने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें एक ये था जिसमें इसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का एक आइडिया दिया था। तो 5 लाइन है काम की, एक बार के लिए देख लेना। कल हमने जो खास चीजें देखी थी वो क्या थी? द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि किस तरीके से हमें इस चैप्टर में क्या समझना था ये हमने देख लिया था। क्या चीजें समझनी थी कि किस तरीके से यूरोप में नेशनलिज्म जो है उसकी फीलिंग डेवलप हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो कंट्रीज हैं यूरोप, यूरोप का है सबको पता चल गया था ना? कोई ऐसा जिसको पता नहीं होगी सर यार यूरोप समझ नहीं आया यार, क्या है? कोई नहीं, सबको आता है, ठीक बात है। अब क्या हुआ, दूसरी चीज ये समझनी थी कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं वो पहले जिस शेप में थी अब उसमें नहीं है, आज जो शेप है वो थोड़ा अलग है। तो ये सारी चीज हुई कैसे, ये चीज हमें समझनी थी। तो हुआ क्या, इस चीज को हम कह रहे थे नेशन स्टेट। एक जो कंट्री है उस कंट्री को हम क्या बोल रहे थे? नेशन स्टेट कह रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे शेयर किया जाता है कॉमन कल्चर, कॉमन हिस्ट्री, कॉमन लैंग्वेज। ठीक है ना? इस तरीके की चीजें जो है वहां पर अच्छा, कॉमन जो फेस्टिवल्स हो गए, कल्चर का ही पार्ट होता है फेस्टिवल। इंडिया में होली भाई ऐसा तो नहीं है कि मैं ही मनाता हूँ, तुम भी मनाते होगे, दीपावली भी मनाते होंगे अपन सब, ये वाली चीज। तो ये क्या है, कॉमन चीज हो रही है ना। तो एक नेशन, एक बॉर्डर में, एक बाउंड्री में ये सारी चीजें एक साथ की जाती है। ये चीजें हुई कैसे ये हमें देखना था। ठीक है, तो नेशनलिज्म से बनता है नेशन स्टेट। अगली बात समझ में? अच्छा, कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई सर मेरे मन में तो चाइना के लिए बड़ी देशभक्ति है सर, है कोई ऐसा? हो तो अभी निकल जाना यहाँ से। ठीक है, इंडिया के लिए है, सबके मन में है क्या? हाँ, ये चीज है ना। तो कॉमन चीज हुई ना ये वाली चीज। आओ बात करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन था नेशनलिज्म का। फर्स्ट टाइम ये चीज फाइट की गई थी। इट एबोलिश्ड मोनार्की, मोनार्की को लुई 16 को सर उखाड़ के फेंक दिया गया था। अच्छा, पावर्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजन। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना नोट्स? अच्छा, एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाएगी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, की एक कॉन्स्टिट्यूशन बना जाए, सारे लोग उसके अंडर में रहेंगे। आगे बात करेंगे। द सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। व्हेन अ न्यूज ऑफ इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड इन डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड, हाँ ठीक है। तो कुल मिला के लोग जो थे वो कहीं ना कहीं मोटिवेट हो चुके थे उसके बाद में। हाँ, तुम ये कैसे होता है यार? ओ, ठीक है। तो 1799 में क्या होता है, नेपोलियन टुक ओवर पॉलिटिकल पावर इन फ्रांस। नेपोलियन जो है पॉलिटिकल पावर में आ जाता है और 1804 में सिविल कोड करके एक किताब लिखी जाती है। अच्छा, नेपोलियन जो होता है 1804 में डेमोक्रेसी को, सॉरी, हाँ, डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करके और डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश कर लेता है। ठीक है, उसमें कुछ प्रोविजंस थे वो हमने देख लिए थे कि इसने एबोलिश प्रिविलेज बेस्ड बाय बर्थ, बेस्ड ऑन बर्थ, स्टेब्लिश इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी सबको सिक्योर कर दिया कि सबको प्रॉपर्टी राइट मिलेंगे। फ्यूडल सिस्टम जो था, ठीक है, उसे एबोलिश कर दिया इसने, वो ट्रायंगल वाला फ्यूडल सिस्टम। ठीक है। अच्छा, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडom एंड मेनोरियल ड्यूज। ठीक बात है, सर्फडम पता है, मेनोरियल ड्यूज पता है, 10 क्लास में पढ़ा था। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दिए थे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो थे, ठीक है, यातायात की जो चीजें थी वो सारी बढ़िया करी उसने। अच्छा, यूनिफॉर्म लॉ, स्टैंडर्डाइज्ड वेट मेजर्स एंड कॉमन नेशनल करेंसी जो थी वो भी उसने ठीक करवाई। अच्छा, अब एक चीज समझने की कोशिश करना, ये सारी चीजें हो गई, बहुत ही बढ़िया बात है सर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आगे कुछ ऐसा होता है कि नेपोलियन को पसंद नहीं किया जाता। और ये चीजें हमने देखी थी, नेपोलियन का एम था ऑल ओवर यूरोप को जीतना। तो नेपोलियन इंक्रीज टैक्सेशन, नेपोलियन टैक्स को इंक्रीज करता है, इसलिए लोग जो है इसको पसंद करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो आगे, अच्छा अब तो हमें पढ़ना ही था आगे, सेकंड टॉपिक तो, ठीक बात है, तो देख लेंगे। कहां से होता है भाई, यहीं से, ये वाली पीपीटी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि अब यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो किस तरीके से इमर्ज हुई थी। इंटरेस्टिंग चीज है। इतना क्यों टाइम ले रहा है यार ये? ठीक बात है, ये अपना नेशनलिज्म इन यूरोप। आगे बढ़ेंगे थोड़ा, एक बार के लिए जिसको यूरोप नहीं पता देख लेना भाई, यहाँ है यूरोप, तो बड़ा करेंगे तो ये सारी कंट्रीज इस तरीके से आ जाएगी हमारे सामने। चलिए आइए अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक बात है सर, कि यूरोप में नेशनलिज्म आखिरकार आया कैसे?
चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड क्या कहती है सर? ये वही चीज कि व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये सारे के सारे किंगडम्स में डिवाइडेड थे, डचीज में डिवाइडेड थे, कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। ठीक है सर, कैंटोन्स क्या होता है और डचीज क्या होता है? अच्छा, डचीज या कैंटोन्स जो है ये सब डिवीजन हुआ करते हैं। कैसे सर? सपोज की सपोज ये इंडिया है, ठीक है। अच्छा, इंडिया एक बहुत बड़ी किंगडम है, इसमें एक स्टेट है गुजरात करके, तो ये क्या हो जाएगा? कैंटोन। अच्छा, उसमें भी अगर कुछ आसपास की और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको कि ड्यूक, ड्यूक किसको कहते हैं? ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी और इस तरीके के, कभी आपने सुना है ये चीजें? किसी ने सुना होगा तो ठीक है। फ्रांस के जो कभी कभार राजा महाराजा हुआ करते थे आसपास की टेरिटरीज के, फ्रांस के आसपास की टेरिटरीज के, उन्हें ड्यूक कहा जाता था। हिमांशु क्या कहते थे? ड्यूक कहते थे। ठीक बात है। तो ड्यूक की जो ये टेरिटरी होती थी इन्हें कहा जाता था डचीज। आपकी बुक में एक टर्म मेंशन मिलेगा आपको ये, ठीक है। और कैंटोन्स किसे कहते थे हम? कोई भी स्टेट हो गया या सब डिवीजन हो गया उसका, तो हम उसे क्या कहते थे? कैंटोन। ठीक चीज है, तो ये चीजें ध्यान रखना। आइए बात करते हैं। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये सारी चीजें किंगडम्स में डिवाइडेड थी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, ये चीज हमने देख ली थी। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। और ईस्टर्न यानी कि ये ईस्ट होता है, ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, तो ये जो लगभग यूरोप आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये यूरोप किसके अंडर में था? ऑटोक्रेटिक मोनार्की के अंडर में। आ गई बात समझ में? ऑटोक्रेटिक मोनार्की। हाँ बेटा, डचीज और ड्यूक वापस से बताते हैं। देखो क्या है, समझो, किंगडम होता है एक, ठीक है। अच्छा, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन्स, ये समझना। तो एक कंट्री हो गई या फिर एक टेरिटरी को हम बहुत, जो सबसे बड़ा डिवीजन है, ठीक है, कलेक्टिव, उसे हम मानते हैं एक किंगडम। ठीक बात है, तो ये तो हो गया एक किंगडम। अच्छा, उसके बाद में यहाँ कोई स्टेट है, ठीक है, उसका सब डिवीजन है, तो इस सब डिवीजन को हम क्या कहते हैं? कैंटोन, कैंटोन्स या कैंटोन, ठीक है। अच्छा, और कुछ ऐसे भी टेरिटरीज हुआ करती थी फ्रांस के आसपास, ठीक है, फ्रांस के आसपास, फ्रांस के थोड़े इस अंदर वाले एरिया में, यहाँ कुछ ऐसी कंट्रीज भी हुआ करती थी जिन्हें क्या कहा करते थे? डचीज कहा करते थे। डचीज उन जगहों को कहा करते थे या उन टेरिटरीज को कहते थे जहां पर ड्यूक लोग जो थे, ठीक है, वो रूल करते थे। तो ड्यूक कौन होता है? कुछ नहीं, जैसे हम शासक कहते हैं, राजा कहते हैं, रशिया में जैसे जार कहते हैं, ठीक है ना, उस तरीके से एक टेरिटरी होती थी, उस पर वहां के राजा महाराजाओं को ड्यूक कहा जाता था। आई समझ में? इस तरीके, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। दे डिड नो सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। वो यहाँ के जो लोग थे यूरोप के, ये खुद को किसी के भी कॉमन कल्चर में नहीं देखते थे, ये खुद को बहुत एक दूसरे से डिफरेंट मानते थे। सर आज की क्लास में मजा ही नहीं आ रहा है, आएगा वो तो सही। एक बार के लिए स्ट्रक्चर समझो, यूरोप का स्ट्रक्चर क्या है। अभी हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर समझना है, कैसे कि यूरोप में लोग किस तरीके के थे, ठीक है ना। अभी स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी भी हम देखने वाले हैं, वो भी ठीक है देखेंगे। तो आपस में ये सभी लोग जो रहा करते थे यूरोप के सभी अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे को, एक ही कंट्री में रहने वाले लोग भी एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब ट्रीट नहीं किया करते थे, और ना ही खुद को ऐसे समझा करते थे कि यार हाँ हम एक ही कंट्री के लोग हैं। इनमें सिर्फ एक ही कॉमन चीज हुआ करती थी, और वो हुआ करती थी कि भाई हाँ हम सबका राजा एक है यार, हम सबका जो रूलर है वो सेम है, बस इतनी सी आइडेंटिटी। बाकी तुम्हारी लैंग्वेज अलग, मेरी लैंग्वेज अलग, ठीक है। रीजन क्या है? क्योंकि ऐसा कोई एक कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि सारे लोग एक साथ बंध के रहें, जुड़ के रहें, है ना, हमारी एक सिमिलर, एक सेम आइडेंटिटी होनी चाहिए, ऐसा किसी के अंदर चीज थी नहीं यूरोप में। तो सर सब में ये जो एकता वाली चीज है, नेशनलिज्म क्या करता है आपको? आपको सबको एक यूनाइटेड करता है ना सर, करता है या नहीं? अच्छा, तुम इंडिया के हो सपोज, ठीक है, एक दूसरे को जानते ही नहीं हो, लेकिन तुम कहीं स्विट्जरलैंड में मिल गए, आमने सामने टकरा गए एकदम से, पहचानोगे तो सही ना यार, क्योंकि वहां तो सारे गोरे गोरे घूमते हैं, ठीक है, और अपन थोड़े गेहूं में होते हैं, मतलब मेरे जैसे लोग तो हुआ ही करते हैं, ठीक है। तो मेरे को देखोगे तो वहां पहचान जाओगे ना कि यार भाई साहब तुम तो इंडिया के लग रहे हो यार, बोल दोगे? तो तुमने मुझे कभी पहले देखा नहीं, मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, लेकिन एक एकता वाली फीलिंग आएगी या नहीं आएगी कि नहीं यार अपने कंट्री का आदमी है यार, किसी और पे भरोसा करने की बजाय इस पे तो किया जा सकता है, आएगा ना? ये वाली चीज क्यों आ रही है सर? ये नेशनलिज्म की वजह से आ रही है कि हाँ हम एक जगह के हैं,
एक लैंग्वेज शेयर करते हैं हम, हमारी एक हिस्ट्री, हमारा एक कल्चर है, इस वजह से ये चीज आती है। ठीक बात है। तो ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप, अलग अलग सामाजिक ग्रुप से वो बिलोंग करते थे और अलग अलग लैंग्वेज बोला करते थे। ठीक बात है। तो लेट्स डिस्कस दैट हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट इमर्ज। तो इतने सारे अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे, फिर ये आइडिया जो था एकता का या नेशनलिज्म का, एक साथ में रहने का, ये आया कहां से, समझने की कोशिश करना। स्टोरी शुरू होती है यहां से। यूरोप में 3 तरीके के लोग रहा करते थे। ठीक है, इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं अभी एक बार। कौन कौन? स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी की बात करेंगे। टॉपिक है आपका द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। यहां जो आपको ये न्यू मिडिल क्लास दिख रहा है लिखा हुआ, ये न्यू मिडिल क्लास ही वो ग्रुप है या वो एक सेक्शन है, वर्ग है, जो कि आगे चल के और नेशनलिज्म के राइज होने में अपनी सारी की सारी जितना एफर्ट होगा ये दिखाएगा आगे चल। ठीक है, क्यों दिखाएगा इसकी भी बात करेंगे। अब समझना, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है किसी को मालूम है? एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है अमीर। ठीक है, रईस लोग। अच्छा सर, तो कोई जो बहुत ज्यादा पैसे वाला है वो एरिस्टोक्रेट? हाँ एरिस्टोक्रेट है। अच्छा सपोज सर, कौन कौन एरिस्टोक्रेट हो सकता है आज की तारीख में, अगर आप मुझे बताओ। ठीक है, तो सुनो, एरिस्टोक्रेट में कौन कौन आएंगे? ये जितने लोग जिनके पास में बहुत ज्यादा पैसे हैं, जो सरकार से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो, गवर्नमेंट से भी किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, इसे हम क्या कहेंगे? एरिस्टोक्रेट। तो ये तो हो गए अमीर लोग, पैसा ही पैसा, कमी नहीं है, इतना सारा पैसा, उसी पे सो रहे हैं, इतना माहौल है। एक वर्ग दूसरा होता है सर, एक क्लास और होती है, वो बेचारे होते हैं पीजेंट। ठीक है, इन्हें कहा जाता है कि भाई तुम्हारे कर्म बहुत बुरे रहे थे और इसलिए तुमको क्या है ना कि ये वाला जीवन मिला है, गरीबी में बिताना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी ऐसा माना करते थे पहले। ठीक है, तो पीजेंट्स जो है ये बेचारे, इनके पास खुद की जमीन नहीं हुआ करती थी। ऑल ओवर यूरोप की बात कर रहे हैं ना अपन, तो सिर्फ फ्रांस की थोड़ी कर रहे हैं। फ्रांस में भाई ने माहौल मचाया होगा अपने, क्या नाम है उसका, बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, ऑल ओवर यूरोप में तो अभी तक नहीं मचाया ना। तो क्या हुआ, पीजेंट जो थे वो बेचारे गरीब तबके के लोग। और एक तीसरा सेक्शन आता है, वो था द न्यू मिडिल क्लास। ये कोई बढ़िया चीज है सर, इसमें मजा आएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं ये कौन कौन लोग थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट के बारे में छोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। एरिस्टोक्रेट लोग जो थे ये क्या करते थे, फ्रेंच बोला करते थे फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, कि भाई थोड़ा ऐसा वट पड़े अपना। ठीक है ना, इसके लिए क्या करते थे, ये फ्रेंच बोलते थे। अच्छा, अब क्योंकि रईस लोग हैं सर, तो एक बात बताओ, ये लोग क्या गरीब लोगों में शादियां करेंगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रईस शादी करता था रईस से। ठीक है, एरिस्टोक्रेट शादी करता था एरिस्टोक्रेट से, राइट। ठीक बात है। अच्छा, उस कॉन्टिनेंट का, कौन से, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक डोमिनेंट क्लास था सर ये, मतलब मजबूत वर्ग था ना ये एरिस्टोक्रेट। तो भाई इतना बड़ा पैसा है इनके पास में, राजनीतिक इतने तगड़े संबंध है, पॉलिटिकल रिलेशंस है राजा महाराजाओं से, इनसे सब, राइट, इस तरीके से। अच्छा, पैसे वाले जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो कम ही होते हैं। तो न्यूमेरिकली ये क्या था, एक स्मॉल ग्रुप था। आ गई बात समझ में? न्यूमेरिकली क्या था, स्मॉल ग्रुप था। पीजेंट गरीब ही गरीब सर, कमी नहीं है इस दुनिया में, अंट शंट गरीब भरे पड़े हैं सर, बहुत सारे गरीब लोग। यानी कि न्यूमेरिकली एक बिग ग्रुप, बड़ा ग्रुप है सर, बहुत सारे पीजेंट है सर, कोई कमी नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस तरीके के लोग। न्यू मिडिल क्लास, ये कौन थे सर? न्यू मिडिल, अच्छा, ये पीजेंट्री करते क्या थे सर? कुछ नहीं करते थे, टेनेंट हुआ करते थे कुछ, तो मतलब कि भाई किराए पे जमीन लेके और खेती करना, इस तरीके की चीजें हो गई। ठीक है, कुछ लोग सर एज अ सर्फ बन के, दास बन के काम कर रहे थे जमीनों पे, इस तरीके से ये काम किया करते थे। अच्छा सर, न्यू मिडिल क्लास थे वो, यूरोप के जो न्यू मिडिल क्लास थे, ये लोग क्या कि नया नया बिजनेस करना सीखे, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा तो इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो कुछ लोग मिडिल क्लास के थे जिन्होंने जैसे तैसे हिम्मत करके लोन लेके और बिजनेस में झोंक डाले पैसे, और सर सितारा चमक गया, बिजनेस चल पड़ा अच्छे से, और तकदीर सिकंदर निकली इन लोगों की। ठीक है, बिजनेस जब चलने लगे, एक बात बताओ, जब बिजनेस चलेगा तो पैसा आएगा ना, लोगों के पास में, इनके पास में पैसा आने लगा। और तुमको एक चीज अच्छे से बताओ कि जब आपके पास में पैसा आता है तो आपको सबसे पहली चीज चाहिए होती है आजादी। आप जब कमाने लग गए ना ढंग से, आप फिर ऐसे घर से यूं निकलोगे कि मम्मी पापा को कह देना आप जयपुर जाके आ रहा हूं, परसों के दिन आऊंगा,
समझ रहे हो? तो चीजें इस तरीके से होने लगती है कि हाँ, नेक्स्ट महीने तो आईफोन ही चाहिएगा, आईफोन लेना है। कौन सा? 15 प्रो। कोई रोक सकता है तुमको? नहीं रोक सकता। क्यों? सर सबसे बड़ी पावर है तुम्हारे पास में, है ना, ये वाली चीज। तो न्यू मिडिल क्लास के पास में ये चीज आई। अब एक बात बताओ, जो अधिकार थे या जो प्रिविलेजेस थे वो तो क्लर्जी और नोबिलिटी तक ही थे। ऑल ओवर यूरोप की बात कर रहे हैं, फ्रांस की नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ऑल ओवर यूरोप में। ठीक है, तो क्लर्जी और नोबिलिटी के पास में ही थे, लेकिन पीजेंट में भी मिडिल क्लास लोग तो थे ही ना। इनके सितारा सर चमक गया, बिजनेस चल पड़ा। ठीक है, अब पैसा आ गया। ठीक है, तो ऐसे थॉट प्रोसेस काम करने लग जाएगा ना कि क्यों बड़ी कुर्सी पे वो ही क्यों बैठे हैं, हम क्यों नहीं बैठ सकते। आएगा ना दिमाग में। तो क्लर्जी लोगों के लिए ये चीज आने लगी इनके दिमाग में, पीजेंट लोगों उसके नोबिलिटी के लिए आने लगी, राजा के लिए आने लगी। अब इन लोगों को क्या चाहिए था? इनको चाहिए था लिबर्टी, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म या लिबर्टी का मतलब क्या होता है जानते हो? आजादी। लिबर एक वर्ड है लेटिन लैंग्वेज का, है ना, लेटिन लैंग्वेज है एक, उसका वर्ड है लिबर, LIBER। लिबर का मतलब होता है फ्री, आजाद। वेरी गुड, आजाद, है ना। तो सर पैसा आ गया, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? आजादी चाहिए सर, लिबर्टी चाहिए। तो अब लिबर्टी भी अलग अलग तरीके से, कि देखो हमें पॉलिटिकल स्फीयर में तो अलग तरीके से चाहिए। सपोज पर्सनली सबसे पहले बात करें तो सबसे फर्स्ट हमें चाहिए फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर एक आदमी की अपनी आजादी होनी चाहिए सर। ऐसे थोड़ा तुम गुलाम रख सकते हो, ये देखो पैसा अपने पास में भी, ये देख ऐसे हवा करके बता देते थे ये फटाक से। अच्छा दूसरी चीज कि अच्छा फ्रीडम ऑफ वो हो गया। अच्छा इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये क्या क्लर्जी नोबिलिटी प्रेजेंट कर सकते हो? तुम्हारे पास भी पैसा ही है, हमारे पास भी पैसा ही है ना, सब बराबर है यार, ऐसा कुछ अलग नहीं है। समझ रहे हो आपको ये वाली चीज? अच्छा थर्ड चीज इनने कहा कि देखो थोड़ा जो पॉलिटिकल स्फीयर है इसमें भी हमको, क्योंकि हम बिजनेसमैन लोग हैं, तो थोड़ा टैक्स वैक्स कम कर दो यार। और ये जो तुम एक स्टेट में दूसरे स्टेट में जो हम सामान भेजते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इतना ज्यादा ज्यादा टैक्स लेते हो, क्या लेते हो? इनको कम करो थोड़ा। ठीक है, तो ये किसको चाहिए था? न्यू मिडिल क्लास को। लिबरलिज्म का मतलब क्या था इनके लिए? इस तरीके से आजादी का मतलब कि भाई हम और हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, ठीक है, डेमोक्रेसी ले आओ, ठीक है, पॉलिटिकली, ये मीनिंग थे इनके। तो ये चीजें आज हम इनमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा तो जब लोगों में ये फीलिंग्स डेवलप होने लगेगी तो धीरे धीरे बताओ, अब पैसा जो है ना सर, ये न्यू मिडिल क्लास पैसे की वजह से उभरा, राइट? मनी की वजह से ऊपर आया ना सर। अब मनी की वजह से जब ये ऊपर आएगा तो ये इकोनॉमी ही एक ऐसा सेक्टर बनेगी या एक ऐसा पॉइंट बनेगी जो कहीं ना कहीं न्यू मिडिल क्लास को बताएगी या इनकरेज करेगी कि भाई हाँ आजादी होनी चाहिए, सब लोगों को एक साथ मिलना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे आगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसने जर्मनी का जो एरिया है उसमें 39 एक स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनाया था, यानी कि छोटे 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 बहुत सारे स्टेट्स उसने बनाए थे। उन सभी स्टेट्स में क्या था? तो उन सभी स्टेट्स में क्या था? उन सभी स्टेट्स में अलग अलग करेंसी चलती थी। 39 स्टेट्स, सबकी अपनी अपनी करेंसी, सबका अलग अपना अपना वेट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, एक जगह पे मैं जा रहा हूं तो मेरे को 9 नंबर का जूता बैठ रहा है, एक जगह पे मैं जा रहा हूं तो मेरे को 39 नंबर का जूता बैठ रहा है। मतलब ये चीज हो रही, ये कैसे हो सकता है? एक जगह पे मैं गया जहां पे मैं 6 फीट का था, एक जगह मैं जहां गया मैं वहां 16 फीट का हो गया। ये कैसा मेजरमेंट है यार? एक जगह मेरे को लगभग 3,000 रुपए में, 2,000 रुपए में मेरे को एक रेंट पे वो मिल गया रूम पे ही कि हाँ मैं यहाँ पे आज रेस्ट कर सकता हूँ। एक जगह मैं गया जहां मेरे को 1.5 लाख रुपए देना पड़े। ये क्या तरीका है? ठीक है, करेंसी वाला सिस्टम बड़ा बिगड़ा हुआ था वहां पे। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, जब इतना करेंसी का सिस्टम बिगड़ा हुआ होगा तो लोगों को दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? और इन लोगों को तो खास करके आएगी ना, आएगी। तो ये लोग क्या करेंगे फिर? एक क्या कस्टम यूनियन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कस्टम यूनियन। सर कस्टम यूनियन क्या होता है? कस्टम यूनियन क्या होता है? एक कंट्री, दो कंट्री, तीन कंट्री, चार कंट्री, पांच कंट्री, कितनी भी कंट्री हो सकती है, एक से ज्यादा होनी चाहिए। जब एक से ज्यादा कंट्रीज क्या करें, इकोनॉमिक चीजों को बैलेंस करने के लिए और मार्केट के जो थोड़ा आसानी से चीजें हो जाए, ट्रेड आसानी से हो जाए, इसके लिए जिस तरीके के कदम उठाती है
2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज, तो इसे और वो एक साथ जब मिलते हैं तो इसे क्या कहते हैं, कस्टम यूनियन। ठीक है, तो इस कंट्री के लोग, इस कंट्री के लोग, इस कंट्री के, इस कंट्री के, ये सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, और एक कस्टम यूनियन बनाते हैं। कहाँ के लोग थे ये, प्रशिया के। सर प्रशिया कहाँ है, प्रशिया देखना पड़ेगा ना भाई, अभी तो इसमें तो दिखेगा नहीं। ये देखो, ये दिख रहा है। अब तुम्हें इसमें भी समझ नहीं आएगा कि सर ये वाकई में है कहाँ। जूम करूं, है भाई जूम। यहां जो दिख रहा है बेटा, ये क्या है, रशिया। चलो अब समझने की कोशिश करना इस वाले मैप में, किस में, इसमें। अब ये वाला जो मैप है आपका, इसमें देखने की समझने की कोशिश करना। यहां जर्मनी है, ठीक है, ये जर्मनी के ऊपर वाला एरिया जो था बेटा, ठीक है ना, ये पोलैंड का थोड़ा सा हिस्सा, ये रशिया था। आ रही है बात मेरी समझ में या नहीं आ रही है, आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक बात है। तो ये प्रशिया के, अच्छा यहाँ पे 39 स्टेट्स बने हुए हैं कन्फेडरेशन वाले, ठीक बात है। यहां तक मेरे ख्याल में चीज समझ में आ गई। तो प्रशिया के जो लोग थे, इन्होंने आगे मिलके थोड़ा कुछ इनिशिएटिव लिए और कहा कि भाई कुछ ऐसे नियम लाने चाहिए। इन्होंने अपना जो कस्टम यूनियन बनाया था, एक ग्रुप बनाया था, उस ग्रुप को कहा जाता था जोल्वरिन। वोल्वरिन तो तुमने देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है, ऐसे उसके 3 3 बालें निकलते थे यहाँ से, है ना। हाँ मतलब ऐसे ब्लेड्स भाई, सफिस्टिकेटेड बोल के करना है तो ब्लेड्स, ठीक है, बाकी ऐसे कुछ भी बोल दो क्या फर्क पड़ता है। वाला भी ऐसे पेट में डालने का होता है और वो खंजर भी पेट में डालने की थे, ठीक बात है। तो हुआ क्या, अब समझने की कोशिश करना ध्यान से। तो जोल्वरिन जो था, इन्होंने ऐसे कुछ इनिशिएटिव लिए। अच्छा, जर्मन बहुत सारे स्टेट्स थे जिन्होंने कि फिर इस जोल्वरिन ग्रुप को ज्वाइन किया कि हाँ यार हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए और इस तरीके से कुछ काम करने चाहिए ताकि मार्केट में हमें थोड़ी थोड़ी फ्रीडम मिले। और इसके बाद में उन्हें थोड़ा कुछ चीज़ें रिलीफ मिला भी। तो आइए इसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, करें स्टार्ट। एक बार के लिए ओवरव्यू मैंने दे दिया और लास्ट में अपन क्या करेंगे, लास्ट में थोड़ा मनोरंजन के लिए अपने उस भाई को लड़ा देंगे उनसे, कंजर्वेटिव रिजाइम से, नेपोलियन बोनापार्ट को और कंजर्वेटिव लोगों को आपस में भिड़ा देंगे, अपना टाइम पास, आज का दिन कंप्लीट, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, चलो सर आगे बात करते हैं। सो लेट्स डिस्कस। तो ये 3 ग्रुप थे, एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट एंड मिडिल क्लास। ठीक है सर। अच्छा, न्यू मिडिल क्लास, ये देखो रईस लोग, ये ऐसे होते थे, बड़े खा खा के मोटे ताजे हो रहे थे। एरिस्टोक्रेसी बात करेंगे, अब समझना, सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास था, बताया था या नहीं बताया था, थोड़ी देर पहले तुमको बताया था। अच्छा, यूनाइटेड बाय अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, एक तरीके की जिंदगी जिया करते थे ये सब लोग। अब अमीर अमीर तो सर वो उस हिसाब से रहेंगे ना, सबके ही पास आईफोन मिलेगा, ठीक है, सबके पास में यूं बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलेगी, ठीक बात है। अच्छा, दे ओन एस्टेट इन द कंट्री साइड, इनकी जमीनें हुआ करती थी कहां पे, कंट्री साइड में। कंट्री साइड मतलब गांव, ठीक है। अच्छा, दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी, थोड़ा वर्ड पढ़ना चाहिए इसके लिए, ऐसे वो इंग्लिश में यूं नहीं बोला करते कभी कभी, अपने यहाँ पे भी अपन आसपास देखते ही, यू नो व्हाट। ठीक है ना, अरे भाई सीधा सीधा ही बोल जाना कि तुमको मालूम है क्या, ऐसे ही, ठीक है, वो वाली चीज। तो दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी। तो थोड़ा वर्ड पढ़े इसके लिए, ऐसा बोलते थे। फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज, अमीर आदमी कहां शादी करेगा, अमीर घर में, गरीबों के यहाँ पे नहीं करेगा। तो ये आपस में शादियां किया करते थे। एंड दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी न्यूमेरिकली स्मॉल ग्रुप, क्योंकि अमीर लोग तो थोड़े ही होते हैं, कम होते हैं। ठीक सर, एरिस्टोक्रेसी समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये देखो गरीब ऐसे होते हैं, दुबले पतले, हाथ में लकड़ी लेके चलना पड़ता, ऐसा गुस्सा गुस्सा आता है, गुस्सा तो नहीं आता किसी को, गुस्सा गरीब लोगों को आता है, अपने नहीं आना चाहिए। ठीक है सर। पीजेंट्री, पीजेंट्स के बारे में बात करें, द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, गरीब तो बहुत सारे हो सकते हैं, गरीबों का क्या है। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट यूरोप में, ठीक है, क्या होता था, बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टेनेंट्स, ठीक है, किराए पे जमीन लेके और उस पर खेती करना, एंड स्मॉल ओनर्स, या फिर जो कुछ छोटी छोटी जमीनें लेके जो ओनर्स हुआ करते थे वो खेती बाड़ी किया करते थे। पीजेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, वास्ट एस्टेट वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ, लेकिन फिर भी यूरोप की ज्यादातर जो जमीनें थी वो सर्फ लोग जो थे, दास जो थे, भूदास या जमीन वाले दास जो हम उस दिन कह रहे थे, ठीक है, वो कल्टिवेट किया करते थे। अब न्यू मिडिल क्लास, द न्यू मिडिल क्लास, इसकी शक्ल देख के लग रहा नहीं लग रहा इसके पास नया नया पैसा आया है? घमंड दिख रहा है, घमंड, घमंड दिख रहा है ना, क्यों दिख रहा है, पैसा आया, पच नहीं रहा।
तो द न्यू मिडिल क्लास बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था सर, बताया था ना अभी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसकी वजह से क्या हुआ, इन लोगों का पैसा बढ़ने लगा। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अ न्यू क्लास रोज इन मिडिल क्लास ऑफ यूरोप, यूरोप की मिडिल क्लास से एक न्यू मिडिल क्लास करके एक अलग कैटेगरी निकली सर। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, इन्होंने जैसे तैसे करके और थोड़ा बहुत पैसा लगाया, सितारा चमक गया। ठीक है, तो सर हो गया माहौल। अच्छा, तो मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल लोग थे उनसे ये ग्रुप बना हुआ था। ठीक है, मिडिल क्लास, बिजनेसमैन तो थे ही सर, ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी प्रिविलेजेस गेन पॉपुलरिटी। समझना क्या है कि इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास। देखो इनके पास में पैसा आया, क्या ये एजुकेटेड हुए होंगे या नहीं हुए होंगे? हुए होंगे। अच्छा, लिबरल वाली फीलिंग इनमें आई होगी कि नहीं आई होगी कि भैया लिबर्टी चाहिए अपने को, लिबर्टी चाहिए, तो ये लिबरल मिडिल क्लास भी कह सकते हैं इनको या नहीं कह सकते? कह सकते हैं। अच्छा, इट वॉज अमंग द एजुकेटेड और लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी, कि जो नेशनल यूनिटी का आइडिया है सबसे पहले किसके दिमाग में आया? एग्जैक्टली, इस मोटे के दिमाग में सबसे पहले। भाई साहब बॉडी शेमिंग नहीं करेंगे, सबसे पहले इनके दिमाग में आया। तो दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी एंड द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, कि जो ये राजशाही अधिकार मिले हुए हैं लोगों को, यार ये भी खत्म होने चाहिए। सारी बात समझ में? किसके दिमाग में आया? इनके, क्योंकि इनने ही तो कहा था कि भाई पैसा तो तुम्हारे पास भी है और पैसा तो ये देखो, तो भाई इसमें यार तुम इतनी बड़ी भी कुर्सी पे क्यों बैठो, फिर हमारे भी मंगाओ। ठीक है, वो वाली चीज। तो मेरे ख्याल में ये तीन चीजें समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे टॉपिक नंबर 2.2। वो 2.1 था कौन सा? एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी समझ में आया कि यूरोप की सोसाइटी जो थी वो किस तरीके से डिवाइडेड थी, और मेरे ख्याल में ये तीन जो अभी आपको बताया समझ में आ गया होगा। हाँ। कैसे समझा नहीं, मतलब क्या कहना चाह रहा है? हाँ, उनकी जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है ना, इस आइडियोलॉजी का जन्म कि भाई ऑटोक्रेटिक प्रिविलेजेस जो हैं वो बंद होने चाहिए, पहली बात ये आइडिया, आइडिया नंबर 1। और दूसरा कि नेशनल यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आइडिया सबसे पहले किसके पास आया सर? न्यू मिडिल क्लास। और ये जो आइडिया था ये फिर बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्लियर। अब बात करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, ये भी तुमको बता दिया था, अभी समझ लेना। ठीक है, कैसे? द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, इसका मतलब होता है याद, कोई बंदिश बंदिश नहीं, चाहे जितना फोन चलाओ, जो चाहिए वो मांग लेना, लाके मिल जाएगा तुमको। एसी वाले कमरे में सारे दिन बैठे बैठे फोन चलाए, 24 घंटे वाईफाई मिलेगा तुमको, उसका होल्ड अपने जो वो सॉकेट रहता है उसका चार्जर का, वो तुम्हारे पास में। ये होती है आजादी। ये नहीं होती, ये तो बंदिश हो गई। ठीक है, चलिए। तो द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर, इसका मतलब क्या होता है? फ्री। अच्छा, फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस, तो ये जो नए मिडिल क्लास थे इनके लिए लिबरलिज्म स्टूड फॉर, ठीक है, लिबरलिज्म इनके लिए कैसा था? इनके लिए ये चीजें थी सर, लिबर्टी का मतलब क्या था? फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे आजादी होनी चाहिए सर। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, ठीक बात है सर। इकोनॉमिक स्फीयर पे बात करेंगे तो क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन थे, है, ठीक बात है। तो द फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट की फ्रीडम भी चाहिए सर, क्योंकि पहले क्या हुआ था ना, इस तरीके से भी हुआ करता था कि बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हुआ करते थे कि भाई तुम्हारे स्टेट के लोग हमारे यहाँ पे आके चीजें नहीं बेचेंगे, कोई भी आदमी गुजरात में लाके दारू नहीं बेच सकता। सारी समझ में? ये इस तरीके से। तो द फ्रीडम ऑफ मार्केट, हालांकि अब तो सिस्टम अलग है बहुत सारे, पहले राजा महाराजाओं का खेल था, अब तो डेमोक्रेसी और बहुत शानदार सिस्टम है ना। तो द फ्रीडम ऑफ मार्केट, कि मार्केट की फ्रीडम चाहिए कि हम कोई भी चीज ले जाके बेच सके, ठीक है। दूसरी चीज, द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, कि स्टेट ने जो इम्पोज कर रखे हैं ना रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, कि भाई मूवमेंट नहीं हो सकता गुड्स का,
कैपिटल का एक जगह से दूसरी जगह पे। फिर राजा महाराजा मना कर देते थे कि भाई कि हाँ ईस्ट में जो लोग रह रहे हैं वो वेस्ट में जाके बिजनेस नहीं करेंगे, वेस्ट वाले ईस्ट में नहीं करेंगे। भाई मेरी कैपेबिलिटी ही है पढ़ाना, और अगर ईस्ट में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो मैं उधर ही जाके पढ़ाऊँ ना, क्योंकि उधर थोड़ा मार्केट ज्यादा है। वेस्ट में कोई पढ़ने नहीं चाह रहा तो मैं यहाँ पे रह के करूंगा भी क्या? बात समझ रहे हो? ठीक है। तो इस तरीके से लोग जो थे कह रहे थे कि भाई हमारी चीजें बिकती नहीं सर, हमारा तो मार्केट ही उधर का है, उधर जाने दो हमको। तो इनने कहा कि भाई यार ये मूवमेंट ऑफ गुड्स जो है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल जो है, ये इसको सर ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे ये हटाने पड़ेंगे। ये बात समझ में? कौन कह रहा है? न्यू मिडिल क्लास, यही तो कह रहे थे। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकली इनका मतलब क्या था? पॉलिटिकली न्यू मिडिल क्लास क्या चाह रहा था सर? कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है आम सहमति, कि वो बात जिसमें तुम और मैं हम दोनों एग्री करें। जहां दोनों एग्री कर रहे हैं वो है एक कंसेंट, सहमति। तो सहमति की जो गवर्नमेंट है सर, सहमति की सरकार तो डेमोक्रेसी होती है। भाई ऐसा होता है क्या कि अपन सब ने मिलकर ऐसे बोल दिया हाँ मोदी जी को राजा बना दो और मोदी जी बन गए? ऐसे थोड़ा हुआ क्या सर? इलेक्शन हुए बकायदा, तो वो सबका अग्रीमेंट था तब जाके बने ना। वही तो हुआ है इस तरीके से। तो इनने क्या कहा? गवर्नमेंट बाई कंसेंट। याद रहेगा? ठीक है। यानी कि मैंने उस टाइम कहा था ना कि कई कुल मिला के इनको डेमोक्रेसी वाली चीजें थोड़ी चाहिए थी, वो वाली चीज। अच्छा, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। कि भाई साहब ये जो राजशाही आपने चला रखी, तानाशाही, मतलब ऑटोक्रेसी का मतलब होता है ऑटोक्रेटिक, यानी मतलब ऐसी चीजें जो अनस्टॉपेबल तरीके से राजा महाराजा और ये लोग करे जा रहे हैं। ठीक है ना, कि भाई इन चीजों को बंद किया जाए सबसे पहले। तो राजा जब जब मर्जी होती तब टैक्स बढ़ा देता है, तब कम कर देता है, ऐसे थोड़ी चलता है। कभी भी बोलता है आज के बाद ये लोग उधर बिजनेस नहीं करेंगे, ये वाले इधर नहीं करेंगे, गलत चीज। अच्छा, एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस। क्लेरिकल प्रिविलेजेस मतलब क्लर्जिकल प्रिविलेजेस भी कह सकते हो। क्लर्जी लोगों के जो जैसे प्रिविलेजेस थे, नोबल लोगों के जैसे प्रिविलेजेस थे, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। आगे समझ में? इनने कहा कि ये जो नोबिलिटी और क्लर्जी, ठीक है ना, नोबिलिटी और क्लर्जी जो है, इनके जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनको खत्म किए जाए। ठीक है, क्योंकि वही वाली बात है भाई, तुम्हारे पास भी पैसे, हमारे पास में भी पैसे, तुम्हारी कुर्सी बड़ी क्यों? ठीक बात है। अब कॉन्स्टिट्यूशन, बात आ गई। क्या चाहिए इनको? एक ये लोग बना दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगता है यार, इन्वेंटिंग तो अपनी ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, किसको चाहिए सर? न्यू मिडिल क्लास को। ये सारे आइडियाज किसके हैं? वो भाई साहब के जो ऐसे ऐसे खड़े थे अभी कर रहे थे, वो न्यू मिडिल क्लास वाले। आगे बात समझ में? याद रह जाएंगी चीजें, एक बार रीड आउट करोगे चीजें याद रह जाएगी। ठीक है। ये वो कम्युनिटी थी सर जिसने कहा था कि यार ये इस तरीके से यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा, इस तरीके से थोड़ा सीन बदलना पड़ेगा, गवर्नमेंट इस तरीके चाहिए। ठीक है सर। येट इक्वलिटी। अच्छा, अब इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि कानून की नजर में सब बराबर है। लेकिन फिर भी एक बात बताओ, क्या महिलाओं को समान अधिकार मिले थे? नहीं मिले सर। लेडीज को, वुमेन्स को उसके लिए बहुत लंबे समय तक लड़ना पड़ा था, राइट? तब जाके आज जाके कहीं स्थितियां ठीक हुई है। अब जाके सिचुएशन हम कह सकते हैं कि हाँ अब तो थोड़ा वुमेन्स का और भोकाल ज्यादा है, कम नहीं है। ठीक है ना? लेकिन पहले ऐसा नहीं था सर। तो ये लोग उस टाइम पे आप देखते हैं, येट इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो कि न्यू मिडिल क्लास कह रहा है, लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज। ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ बोला तो जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सफरेज की बात की जा रही है। सफरेज का मतलब होता है, वेरी गुड, राइट टू वोट। सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट। ठीक है। तो सर यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या हो गया? राइट टू वोट। ये चीज सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन वुमेन्स के लिए थी क्या? फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में भी जहां वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन दिया था अपना अच्छा खासा, सर कोई भी फायदा नहीं मिला उसका। ठीक है ना? तो अच्छा, सफरेज भी नहीं मिला था। वो जो हम एक्टिव पैसिव सिटीजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं है ना, उसमें पैसिव सिटीजन में सबसे पहले ही वुमेन्स को रखा गया। ठीक है, कि भाई ये लोग वोट नहीं कर सकते। ठीक है। रेवोल्यूशनरी फ्रांस ग्रांटेड द राइट टू वोट टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन ओनली। ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, और जितनी भी वुमेन्स थी सभी को पॉलिटिकल राइट्स से एक्सक्लूड कर दिया गया था। थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन पार्टी प्रॉपर्टीड मैन, तो महिलाएं थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज्ड ऑपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग जो थी उसमें खूब लोगों ने
वुमेन्स ने बहुत हाथ पैर पटके भाई साहब अपने चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं था सर, लोग बहुत खराब थे अपने यहाँ के। बात करेंगे 39 कन्फेडरेशन की, एक बात बताई थी तुमको, ठीक है। तो एक तो नेशनलिज्म को बढ़ाने में किसका योगदान रहेगा? न्यू मिडिल क्लास का। याद रहेगी ये चीज, कोई भूलेगा तो नहीं? और क्यों योगदान रहेगा ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा पैसा आ गया था सर। पैसा क्यों आया था तुमको पता ही है, तुमसे बढ़िया कौन जानता है ना ये वाली चीज। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस। तो जो ये मिडिल क्लास जो इमर्ज हो रही थी ना, इसकी डिमांड थी क्या कि नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड, अच्छा देखो क्या था, नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव क्रिएटेड कन्फेडरेशन ऑफ 39। नेपोलियन का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, उन सब ने मिलकर क्या किया, एक जगह पे जर्मनी साइड में 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बना दिया था। क्या बना दिया? 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन। कन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है सर? कुछ नहीं होता, इसका मतलब होता है संघ, ठीक है, बहुत सारी चीजों का एक समूह, ठीक है। तो यहां पे ये देखो 39 स्टेट्स का एक क्या बना दिया, यहां पे इस तरीके से कुछ संघ बना दिया। आगे समझ में? अब ईच ऑफ दीज, क्या 39 स्टेट्स की बात हो रही है, ये जो 39 स्टेट्स हैं, ईच ऑफ दीज पजेस इट्स ऑन करेंसी, सबकी अपनी अपनी करेंसी थी। किसी के यहाँ पे क्या चल रहा है, किसी के यहाँ पे क्या चल रहा है, इन वेट एंड मेजर्स। वही बात कि एक जगह मेरा जूता 9 नंबर का बैठ रहा था, एक जगह 39 नंबर का बैठ रहा था, एक जगह में 6 फीट का था, एक जगह 16 फीट का था। वो वाली बात हो रही है सर यहाँ पे, ठीक है। तो सबका अपना अपना करेंसी है, सबका अपना अपना वेट है, और सबका अपना अपना मेजरमेंट है। यही चीज बताई थी थोड़ी देर पहले। अब मर्चेंट हैड टू पास थ्रू मेनी कस्टम बैरियर्स, और बेचारे लोगों को बहुत सारे बैरियर्स क्रॉस कर करके आना जाना पड़ता था। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो 4 तरीके के, मतलब 30 तरीके के तो करेंसी के बैग रखो अपने पास में, समझ रहे हो, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग चीजें देनी पड़ सकती है कभी भी कुछ भी। तो ये जर्मनी साइड के जो लोग थे, अच्छा प्रूशिया भी तो यहीं कहीं आ रहा था, रशिया कह लो या प्रूशिया कह लो, रशिया जो था वो भी तो यहीं कहीं आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या होता है सर, such conditions were viewed as obstacle to economic exchange and growth by the new commercial classes. New commercial classes वही new middle classes, new middle class, ठीक है। तो ऐसी conditions जो थी were viewed as, इनको एक ऑब्स्टेकल की तरह देखा जाता था। सीधी सी बात है, ऑब्स्टेकल था सर, 30-30 करेंसी देनी पड़ रही है। यहाँ पे जो मेरे 5 किलो गेहूं है वो वहां जाके 2 किलो ही रह जाता है, समझ रहे हो बात को, यही तो चीज हो रही है। तो ये तो लफड़े वाली बात है, ऑब्स्टेकल है सर, साक्षात ऑब्स्टेकल है to economic exchange and growth by the new commercial classes. तो इन कमर्शियल क्लासेस ने क्या किया सर, दे आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। भाई एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए जो कि अलाउ करे द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल्स एंड कैपिटल, जहां की भाई कुछ भी सामान हम ला ले जा सके, जहां पे हम लोगों को ला ले जा सके, और कैपिटल जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हम इन्वेस्ट कर सके। आ रही है यहां तक की बात समझ, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि न्यू मिडिल क्लास जो है सर वो थोड़ा तगड़ा है। अब क्या होता है, इन 1834, कौन से ईयर में, 1834, इन 1834 अ कस्टम यूनियन, एक कस्टम यूनियन और जोल्वरिन, वो वाला वोल्वरिन, ठीक, जोल्वरिन। तो क्या होता है, एक कस्टम यूनियन, जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी, एक बार देख लेते हैं। कस्टम यूनियन इज एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स, ठीक है। ट्रेड बैरियर्स को हटाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में जिस तरीके की संधियां बात की जाती है वो चीज है। तो ये यूनियन, तो कस्टम यूनियन या जोल्वरिन कब बनाया गया सर, फॉर्म्ड इन 1834। इट वॉज इनिशिएटेड बाई प्रशिया। तो प्रशिया जो था, जर्मनी के ठीक ऊपर वाले जो एरिया को पहले प्रशिया कहा जाता था। वहां के राजा महाराजाओं के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, खूब लड़ाइयां होने वाली, तुम चिंता मत करो, खूब टाइम पास होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट। अच्छा, जोल्वरिन कब बना सर, 1834 में, सबसे ज्यादा, अच्छा, इनिशिएटेड बाय प्रशिया, अच्छा, एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट्स। ज्यादातर जो जर्मन स्टेट्स थे उन्होंने इसको ज्वाइन किया सर, जोल्वरिन को, ठीक है। द यूनियन एबोलिस्ट, ये ग्रुप था बेटा, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी स्टेट्स थी, उन सब के जो लीडर थे उन सब का एक ग्रुप था, और ये कहीं ना कहीं चाह रहे थे कि यार जो इकोनॉमिक मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, वो थोड़ा इजी किया जाए, उसे थोड़ा स्मूथ किया जाए। क्यों? ताकि कि जो ये नया जो न्यू मिडिल क्लास आ रहा है, जो कमर्शियल क्लास है,
इसे थोड़ी सहूलियत मिले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा परेशान हो जा रहे हैं बिजनेस। आदमी भाई बिजनेस तो करेगा ही, लेकिन थोड़ा इजी वे में ही कर ले, ठीक है। तो द यूनियन जोल्वरिन, द यूनियन एबोलिश टेरिफ बैरियर्स। सबसे पहले इन्होंने टेरिफ बैरियर्स जो थे वो खत्म किए सर। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में जो दिक्कतें आ रही थी, जो बहुत ज्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, ठीक है, या यहाँ ये सामान नहीं बेचा जा सकता, वहां वो सामान नहीं बेचा जा सकता, इस तरीके के जो जितने भी बैरियर्स थे इन सबको खत्म किया गया सर। आगे बात समझ में, ये तो है पहली चीज। दूसरी चीज जो याद रखोगे जोल्वरिन में, पीछे बच्चे इधर देखेंगी सारी, ठीक है, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। 30 करेंसी चल रही थी ना, 2 करेंसी रह गई सर, वेस्ट हो गया। अब कुछ नहीं करना, एक तरीके के नोट इस जेब में डाल देंगे, एक तरीके के नोट इस जेब में डाल देंगे, मामला क्लियर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर सर वो जूते थोड़े लंबे छोटे पड़ रहे थे, हाइट का भी इश्यू आ रहा था, वो उसका क्या हुआ, उसका भी सॉर्ट आउट किया गया, ठीक है। मेजरमेंट जो सिस्टम था, ठीक है, उसको भी सही से किया गया, ठीक है। तो द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। और फिर इन लोगों ने कहा कि भाई अपने आसपास स्टेट में कहा कि एक काम करो, थोड़ा रेलवे बनाओ यार, हमारे सामान आने जाने में थोड़ा ठीक रहे ना, इजी गोइंग चीजें हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें की गई। अच्छा, ये चीजें याद रहेगी। जोल्वरिन क्या था? जोल्वरिन भाई एक कस्टम यूनियन, कस्टम यूनियन, ठीक बात है। कब बनाया गया था? ठीक है। किसने इनिशिएट किया था इसको? प्रशिया ने, ठीक बात है। जॉइंट बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट, ठीक है, बना दिया था। बनाया क्यों गया था? ताकि टेरिफ बैरियर जैसी चीजें खत्म की जा सके। अच्छा, करेंसीज जो थी, ठीक है, 30 थी, तो उनको क्या कर दिया गया? 2 पे ला दिया गया, 2 पे ला दिया गया, ठीक बात है। यहां तक चीजें मेरे ख्याल में थोड़ी समझ में। तो द क्रिएशन ऑफ हाँ ये पढ़िए, अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये नेशनलिज्म कहीं ना कहीं पैसे की वजह से थोड़ा बढ़ा, पर जैसे भी बढ़े, नेशनलिज्म अच्छी चीज है, बढ़नी चाहिए, है ना। तो नेशनलिज्म का मतलब बताया था कृष्ण, राष्ट्रवाद, ठीक है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, मतलब कि हम एक जगह से हैं, हम एक तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक तरीके का कल्चर शेयर कर रहे हैं, हिस्ट्री शेयर कर रहे हैं। हाँ, नहीं मोनार्की ही थी हमेशा, बिल्कुल। वो तो भाई आदमी का पीजेंट अब टैक्स तो दे ही रहा है ना, यूरोप के बाकी राजाओं महाराजाओं को टैक्स तो मिल ही रहा है, ठीक है। अब किसी के पास में बहुत ज्यादा भी पैसे हो, किसी के पास कम भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है? राजा को टैक्स से मतलब है, और राजा को क्या फर्क पड़ता है तुम कौन हो कौन नहीं, तुम जो भी हो टैक्स दे देना टाइम से, इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, और लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि यार कि नहीं यार, एकता में थोड़ा बल तो है यार। जैसे जोल्वरिन भी बना, यूनियन कस्टम यूनियन बना, तो इन लोगों ने मिलकर अपनी सुविधा तो कर ली ना। तो यूरोप में अब ये चीजें आने लगी थोड़ी थोड़ी कि यार नहीं यार, इकोनॉमिक नेशनलिज्म डेवलप होने लगा। इसने स्ट्रेंथन किया किस चीज को? नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को। नेशनलिस्ट जो लोग थे, थोड़ी जिनमें देशभक्ति आ रही थी, वो न्यू मिडिल क्लास के जो आइडियाज थे उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने का काम किया। आगे चलेंगे। कंजर्वेटिव, ये तुमको कल बताया था, ठीक है, कल थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिया था चैप्टर मैंने आज देख लेते हैं ये क्या है, डिटेल्स है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म देख रहे हो, ये कौन है, राजा है या नहीं है? सर इसके जलवे देखो, जो टशन है इसका, जो सर चेहरा है, रोब देख रहे हो तुम, तो राजा का ही होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म की बात अपन करेंगे। कंजर्वेटिव किसको कहेंगे? कंजर्वेटिव मतलब पिछड़े ख्यालों के, पापा नहीं मानेंगे, ये क्या है? क्यों? क्योंकि पापा थोड़े कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस के हैं, तो इसलिए वो नहीं माने। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया सर? ऐसे लोग जो कि ऑर्थोडॉक्स टाइप की थॉट प्रोसेस रखते हैं, ठीक है, जो जात पात में अभी भी बहुत ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, या इस तरीके की चीजें, पुराने ख्याल, ठीक है ना, वो वाली चीज। तो वो क्या हो गया? कंजर्वेटिज्म हो गया। 2 मिनट, थोड़ा और पढ़ा लेता हूँ बच्चों। तो 2 मिनट कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या है? अ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institution and custom and preferred gradual development to quick changes, ठीक है। तो कुल मिला के कंजर्वेटिव वो लोग हुआ करते थे जो ये सोचते थे कि जो पहले जो चेंज
जो सिस्टम चला रहा है, हमारी जो सिस्टम पहले से जमा हुआ है वो वैसा ही रहना चाहिए। और इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, मैंने आपको कल बताया था क्या? क्लर्जी, नोबिलिटी, किंग। किंग को भी ले लो भाई, इसको भी क्यों छोड़ना, ठीक है, तो ये ले लेते हैं। अच्छा, अब ये सब लोग मिलके क्या करेंगे, जैसे कलेश वलेश करेंगे, तो इनको कल लड़ाए, नेक्स्ट क्लास में लड़वाए ना इनको। तो चलिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ।